स्वागत है दोस्तों, सभी को प्रणाम। आप सभी ने अभी तक ये कंटेंट देखा कि किस तरह से इनकम टैक्स एक्ट फ्रेम हुआ, कौन उसकी अथॉरिटीज़ हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अगर अपना और डिपार्टमेंट का अगर झगड़ा हो जाए तो क्या हम तूफान मचा देंगे? नहीं, क्या हम दंगल दंगल करेंगे? तो मालिक उसके लिए इनकम टैक्स लॉ ने एलिमेंट्स दिए हैं कि कोर्ट में अगर आओ ना तो झगड़ा करने आओ, लेकिन हाथ पैर नहीं चलाने का है, दिमाग चलाने का है। आप तो सीएस लोग हो, लॉयर्स लोग हो यार, तो दिमाग चलाओ। तो दिमाग कैसे चलाऊं मैं? कैसे डिपार्टमेंट को बोलूं कि तुम गलत हो और हम सही? तो गवर्नमेंट ने बोला मालिक देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। जैसे कि कंपनीज एक्ट बना तो उसके साथ उसके रूल्स भी बने। तो भैया कंपोनेंट्स हुए ना अलग अलग, कि कंपनी लॉ सिर्फ पढ़ेंगे तो क्या एक्ट ही पढ़ के छोड़ देंगे? क्या कुछ और कंपनीज एक्ट के अलावा कंपनी के ऊपर इफेक्ट आए ऐसे कुछ और लीगल इंटरप्रिटेशंस हैं क्या? तो हमारे पास भी हैं इनकम टैक्स लॉ में, जैसे कंपनी लॉ में होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक लॉ, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। ये हमारा बेसिक लॉ है। अप्लीकेबल डेट बोलो मालिक, अभी हमने देखी थी, बोलो 1/4/1962 से ये अप्लीकेबल हो गया था। टोटल सेक्शन कितने हुए? वो हैं टोटल 298 सेक्शंस। और उसमें क्या क्या लिखा है? सबसे पहला उसमें सेक्शंस लिखे होते हैं। आप जानते हैं चैप्टर को जब डिवाइड करते हैं तो वो आता है सेक्शन में। सेक्शन डिवाइड होते हैं मालिक किसमें? सब सेक्शंस में। लिखो आप, सब सेक्शंस के बाद कई बार आते हैं हमारे क्लॉजेस। तो लिखो मालिक, क्लॉजेस भी होते हैं उसमें। और आखिरी पार्ट होता है उसका लॉ का, वो है सब क्लॉज। सर कई बार लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि ये पढ़ के क्या करेंगे। अरे मालिक इसी पे तो अपन बहस करने वाले हैं, इसी पे तो अपना पूरा इनकम टैक्स एक्ट जो आप पूरा सिलेबस करने वाले हो वो इन्हीं सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस और सब क्लॉज से ही तो रटना है, उसी से तो समझना है, उसी को तो अप्लाई करना है, उसी को दिमाग में बैठाने का। भैया दिमाग के खोपचे में यदि ये सेक्शन सब सेक्शन नहीं बैठे तो हम इंटरप्रीट कैसे करेंगे और एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कई बार सेक्शंस के अलावा उसमें आप जानते हैं होता है वो है प्रोविजो, और कई बार डेफिनेशन के साथ या सेक्शंस के साथ आते हैं एक्सप्लेनेशंस। तो मालिक ध्यान रखिएगा, ये 4 अलग अलग एलिमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इनकम टैक्स एक्ट के। तो अगर आप में और मेरे में बहस हो जाए तो हम क्या करेंगे? आप में और मेरे में अगर बहस हो जाए तो हम बोलेंगे सर लड़ने का नहीं, अपन इस तरफ रख दो इनकम टैक्स एक्ट और अब दोनों बहस करो, चाहे वो डिपार्टमेंट बहस करे या हम बहस करें, डिस्कस करेंगे एक्ट में ऐसा लिखा तो ऐसा होना चाहिए। तो ये पहला एलिमेंट है आपके पास। तो दोस्तों ये था पहला आइटम, पहला कंपोनेंट, पहला एलिमेंट इनकम टैक्स लॉ का। इनकम टैक्स लॉ का सेकंड एलिमेंट एनुअल फाइनेंस एक्ट। सर ये क्या चक्कर है? जब एक बार एक्ट बन जाता है तो हर साल फाइनेंस एक्ट क्यों आ रहा है? सर कंपनी लॉ में तो ऐसा नहीं होता कि हर साल फाइनेंस एक्ट की तरह कोई कंपनीज एक्ट आ रहा हो। इनकम टैक्स में या टैक्सेशन लॉ में ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इनकम टैक्स एक्ट एक बेसिक लॉ है जो 1961 में बना। हर साल लाया जाता है बजट। लिखो बजट भैया, यहां पर पढ़ो, ये लाइन क्या होती है? एवरी ईयर बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट। हर साल एक बजट रखा जाता है पार्लियामेंट में। उस बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है फाइनेंस बिल। लिखो फाइनेंस बिल। सर बिल क्यों लिख रहे हो? एक्ट लिखो ना। अरे मालिक आप जानते हो ना, कोई भी चीज डायरेक्टली एक नहीं बनती है ना। जैसे ट्रक के पीछे भी लिखा रहता है यार कि बड़ा होके मेटाडोर बनूंगा, नहीं उल्टा लिखा रहता है। मेटाडोर के पीछे लिखा रहता है बड़ा होके ट्रक बनूंगा। तो इसी तरह बिल भी क्या बोलता है? बड़ा होके एक्ट बनूंगा, ऐसा वो बिल भी बोलता है। तो ध्यान रखना, पार्लियामेंट में जो आता है वो आता है फाइनेंस बिल, जो कि बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मालिक। फरवरी का महीना बहुत अच्छे रीजन से पसंद है मुझे। पहला तो पूरे महीने उसमें प्यार ही प्यार होता है, जबरदस्त। 14 फरवरी ऐसा लगता है दुनिया में सिवाय प्यार के कुछ है ही नहीं। कहां था झगड़ा, कहां है नफरत, कहां है घृणा, कहां है जलसी? दूसरा रीजन भैया, अपन प्रोफेशनल्स है तो अपने को पसंद आता है फरवरी का महीना, क्योंकि वो आता है बजट का महीना, जहां पर फाइनेंस बिल रखा जाता है। अगले साल की प्लानिंग रखती है गवर्नमेंट के हम अगले साल क्या क्या करने वाले हैं, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगले साल के टैक्स के रेट्स क्या होंगे। और तीसरा रीजन भी खतरनाक है भैया, 3 कारणों से पसंद है मुझे। फरवरी का ही वो महीना है जब 14 फेब को लोगों के रिश्ते जुड़ते हैं और 21 फरवरी को ब्रेकअप हो जाता है और लोग उछल उछल के गाना जाते हैं कि सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा। 21 फरवरी को इधर दिल टूटता है और 22 फरवरी को स्टेट गवर्नमेंट सारी जो है, लगभग सारी स्टेट गवर्नमेंट फरवरी के महीने में लीकर के टेंडर ले आती है कि चलो गम भुलाओ और पियो मस्त होके। तो भैया ये 3 कारण से फरवरी का महीना बहुत जबरदस्त जाता है। प्रोफेशनल लेवल पे हम जानते हैं बजट आया इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये बजट में फाइनेंस बिल रखा। ये फाइनेंस बिल क्या होता है? सर ये फाइनेंस बिल इनकम टैक्स एक्ट में लाता है अमेंडमेंट्स। लिखो अमेंडमेंट्स भैया।
हर साल क्या बदलेगा सर? टैक्स के रेट बदलने पड़ सकते हैं, एग्जम्पशन स्लैब बढ़ानी पड़ सकती है, टैक्स के रेट के अलावा किससे लेना है टैक्स, किसको माफ करना है। भैया ये कोरोना साल है, क्या किसी को माफ करना है क्या, किसी को रिलैक्सेशन देनी है क्या, एग्जम्पशन देनी है क्या, डिडक्शन चेंज करनी है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अमेंडमेंट, जिसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ सेक्शंस हट भी जाते हैं, डिलीट भी होते हैं। तो सेकंड एलिमेंट इनकम टैक्स को जो सपोर्ट देता है, तो देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं कैसा कि इनकम टैक्स में दो तरह के एक्ट हो गए, एक बेसिक एक्ट और एक फाइनेंस एक्ट। यस, ये वो लॉ है जिसमें दो अलग अलग एक्ट हर साल चल रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं फाइनेंस एक्ट। अब आप कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हो बताओ जरा। अभी आज अपन कौन सी तारीख पे मालिक, अपन कौन सी तारीख में, अपन जुलाई के मंथ में बैठे हुए हैं ना, जुलाई अगस्त चल रहा है ना, अभी जुलाई 2021 मान लो मंथ चल रहा है। तो तुम मुझे बताओ बजट कब आया होगा तुम्हारे लिए, कौन सा ईयर के लिए आया होगा? सर अभी जो फरवरी में बजट आया ना, वो तो करंट ईयर के लिए आया, 21-22। आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा एग्जाम के लिए? दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मालिक, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप दोगे फाइनेंशियल ईयर 2021। मुझे एक बहुत छोटी सी चीज बता दो यार, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 हो, है ना, जो कि कब से शुरू होगा आप सभी जानते हैं, 1 अप्रैल 20 से शुरू होगा और 31 मार्च 21 पे एंड होगा। अब मालिक बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होने के बावजूद गलती कर जाते हैं बजट को समझने और एक्ट को समझने में। कॉमन मैन एक आम जनता गलती कर दे, चलता है यार, आप और मैं प्रोफेशनल से अपने से गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 है तो बजट इसके पहले आएगा कि इसके बाद? सर बजट तो फ्यूचर की प्लानिंग होती है, तो ऑब्वियसली सर इसके पहले ही आ जाना चाहिए। तो बताओ लास्ट ईयर बजट आया था मान लो 1 फरवरी 2020 को, तो बता सकते हो कौन सी ईयर के लिए होगा? सर ये 2021 के लिए होगा। अभी लेटेस्ट बजट जो आया वो था 1 फरवरी 2021 को, बता सकते हो कौन सी ईयर की प्लानिंग होगी? सर ये होगी आपकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की प्लानिंग, जो कि शुरू हुआ 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगा। अब क्वेश्चन है मालिक कि आपका अटेम्प्ट है दिसंबर, तो आपके लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट लगाऊं मैं? इसको हम बोलेंगे फाइनेंस एक्ट 20 और इसको बोलेंगे फाइनेंस एक्ट 21। बोलो तुम्हारी एग्जाम कब है? सर हमारी एग्जाम तो दिसंबर में है। दिसंबर ही देना है ना मालिक, पास होने का है कि अगला मई? नहीं नहीं नहीं, अगला जून? नहीं नहीं सर, पास होने का है अपने को। दिसंबर में अगर अटेम्प्ट है तो मुझे बताओ आपके लिए ICSI ने कौन सा फाइनेंस एक्ट यूज किया होगा? सर ये ईयर तो खत्म ही नहीं होगा दिसंबर तक, तो जो ईयर चल रहा है वो नहीं आएगा, आपको आएगा फाइनेंस एक्ट 2020। तो ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चलेगा? 2021, जो अभी 31 मार्च 21 खत्म हुआ है, वो उसी ईयर के अब रिटर्न्स वगैरह फाइल होना शुरू होंगे, वही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना मालिक, आपके ऊपर फाइनेंस एक्ट कौन सा लग रहा है? लिख लो यहाँ पर 2020 फाइनेंस एक्ट लग रहा है। जो बजट में आया था वो फाइनेंस एक्ट 2020 है। तो ये दो एलिमेंट इंपॉर्टेंट हैं, जब भी बहस करोगे इनकम टैक्स एक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए, और इस बजट में क्या अमेंडमेंट आया आपके वाले ईयर के लिए वो भी आपको जानकारी होगी, तो ही आप कुछ डिस्कस कर पाओगे, तो ही आप कोई आंसर दे पाओगे। एग्जाम में भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा कंपोनेंट ये हो गया पहला, चाहो तो उसको दूसरे की जगह 1A भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट के साथ आते हैं भयंकर बहुत सारे रूल्स। इनकम टैक्स में भी बहुत सारे रूल लाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है रूल लाए क्यों जाते हैं यार? एक्ट ही नहीं पढ़ा जाता सर, इतना बड़ा हो जाता है, अब कहाँ रूल्स इतने सारे कंपोनेंट बना दिए। रूल्स क्यों लाए जाते हैं समझो। जब कोई एक्ट फ्रेम होता है तो उसमें मेन सारी बातें लिख दी जाती। जैसे एग्जांपल ले लो, मोटर व्हीकल एक्ट में लिख दिया कि भैया लाइसेंस जो है 18 साल पे मिलेगा, है ना, ओके। मैं इंडियन मेजोरिटी एक्ट में लिख दिया कि मेजोरिटी जो है 18 साल में होगी। हो सकता है कंपनीज एक्ट में लिख दिया कि डायरेक्टर अपॉइंट होंगे भैया इसी तरह से, कंपनी में इतने डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। कंपनी में बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, MOA होगा, AOA होगा, डिविडेंड बांटा जाएगा, ऑडिटर अपॉइंट होगा। अब क्वेश्चन है, ये तो सेक्शन बना दिए, सब पूछ रहे हैं ये मोटर व्हीकल एक्ट में लाइसेंस लेने की प्रोसेस क्या होगी, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, फोटो लगाना पड़ेगा क्या, साइन मारने पड़ेंगे क्या, कुछ फीस लगेगी क्या? ये बात एक्ट में कहीं नहीं लिखी। डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दो भैया, प्राइवेट में और पब्लिक में ऐसा हमने पढ़ लिया कि डायरेक्टर होने चाहिए। फॉर्म क्या होगा, कौन डायरेक्टर होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसको डायरेक्टर बनाने के लिए, क्या क्या प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी, ये बात एक्ट में लिख देते तो एक्ट ऐसा हो जाता इतना बड़ा। तो भैया पहले मेन सेक्शन लिख दिए कि हम ये लीगल कंप्लायंस करवाना चाहते हैं, बाद में आए उसके प्रोसीजर्स। तो एक्ट को सपोर्ट करने के लिए लाए जाते हैं रूल्स। तो लिखो टू सपोर्ट द एक्ट। भैया ध्यान रखना ये सब इंटरव्यूज में पूछा जाता है कई बार,
मैं भी जब बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू लेने जाता हूँ तो पूछता हूँ यही सब कि उसको बेसिक नॉलेज है कि नहीं एक कंपनी सेक्रेटरी को यार। तो टू सपोर्ट द एक्ट लाया जाता है इनकम टैक्स रूल्स। ध्यान रखना, कोई से भी रूल्स हो, लाए एक्ट को सपोर्ट करने के लिए ही जाते हैं। इनकम टैक्स रूल्स का ईयर ये एमसीक्यू में आ जाता है 1962 में ये रूल्स फ्रेम कर लिए गए थे। दूसरा, कौन इशू करेगा ये बताओ, एक्ट कौन लाया था? सर एक्ट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी। चाहो तो एक बात लिख लो, इशूड बाय लिख लो, चाहो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी। कौन सी एंट्री? एंट्री नंबर 82। ओके ठीक है साहब। अब मुद्दा आया कि इनकम टैक्स रूल्स कौन लाएगा, तो ध्यान रखना इनकम टैक्स रूल्स लाएगा सीबीडीटी, क्योंकि ये प्रोसीजरल पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्ट को सपोर्ट करने के लिए लाए जाते हैं रूल्स, और रूल्स इशू करने वाली अथॉरिटी है सीबीडीटी। ये बात भी एमसीक्यू में पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। फिर मैं कैसे समझूंगा सर, मैं तो नया स्टूडेंट हूं सर, मैं तो नया छोरा हूं, मैं तो नई छोरी हूं जो अभी पहली बार एक्ट पढ़ रहा है। मुझे क्या मालूम यार कि एक्ट के अलावा रूल्स भी हैं। मुझे कैसे हिंट मिलेगी कि एक्ट के अलावा अलग से सीबीडीटी ने रूल्स भी बनाए हैं? सर कैसे समझते हैं कि हमको प्यार हुआ? सर गाना बजने लगता है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। तो ऐसे ही हम कैसे समझेंगे कि एक्ट के साथ रूल्स भी हैं? तो 3 मैजिकल वर्ड्स होते हैं किसी अफेयर में, यहां इस अफेयर में है 4 मैजिकल वर्ड्स। क्या है वो 4 जादू वाले शब्द जो आपको हिंट दे देंगे कि भैया एक्ट के अलावा रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे? कौन से 4 जादुई वर्ड? लिख लो भैया, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। आप किसी भी सेक्शन में अगर ये 4 जादुई वर्ड्स पढ़ लो ना, तो समझ जाना कि इसका क्या आएगा बाद में। इस सेक्शन के बाद उसमें आखिरी में जब वर्ड्स लिखे हो, डायरेक्टर में भी अपॉइंटेड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, ऑडिटर में भी अपॉइंटेड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, तो भैया समझ जाना कि उसके लिए लाए जाएंगे रूल्स। और बाइंडिंग किस किस पे? ये जो रूल्स हैं किस किस पे बाइंडिंग है? तो मुझे बताओ एक्ट किस किस पे बाइंडिंग था? सर एक्ट जनता पे भी बाइंडिंग है और डिपार्टमेंट पे भी। बिल्कुल सही, अपन ने पढ़ा ना, सबसे पहला एक्ट आया इनकम टैक्स एक्ट, क्या सिर्फ डिपार्टमेंट फॉलो करेगा? नहीं सर, जनता के लिए लाए, जनता फॉलो करेगी, तो डिपार्टमेंट फॉलो नहीं करेगा? नहीं सर, दोनों करेंगे, दोनों बाइंड होंगे उस एक्ट से, दोनों के लिए वो ऑब्लिगेशन है। तो रूल्स बताओ। सर रूल्स के लिए भी दोनों ही बाइंड है। रूल्स क्या सिर्फ पब्लिक के लिए बना? इनकम टैक्स वाला बोलेगा हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, जनता फॉलो करेगी। अरे भैया, तो एक्ट के साथ रूल्स फिर लाए क्यों? तो बाइंडिंग बोलो, बोथ ऑन डिपार्टमेंट एंड असेसी। असेसी वर्ड अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे हिंदी मतलब। असेसी का हिंदी मतलब होता है करदाता। जनता में जो भी टैक्स पे करेगा वो कहलाएगा करदाता। तो पब्लिक भी लिख सकते हो, बोथ ऑन डिपार्टमेंट एंड द पब्लिक। तीसरा, अब और क्या लाते हैं इसके अलावा, रूल्स के अलावा? सर लाए जाते हैं नोटिफिकेशंस। अब ये क्या होते हैं सर? पार्लियामेंट में एक बार बिल रख दिया बजट के समय, उस पर डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, बिल बन जाता है बाद में एक्ट, है ना। बिल बार बार बोल रहा था ना, बड़ा होके एक्ट बनूंगा, तो 2-3 महीने बाद प्रेसिडेंट उस पर हाँ करेगा तो वो बन जाएगा एक्ट। जैसे ही एक्ट बन गया और बाद में कोई डेट बदलना हुई, कोई चेंज करना हुआ, तो क्या वापस से पूरा एक्ट रिपील करके लाओगे? नहीं सर, हम लाते हैं बीच बीच में नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन लाए क्यों जाते हैं? लिखो, टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स, टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स। लिखो भैया, टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स। किस किस में लाओगे? सर एक तो एक्ट में ला सकते हैं अमेंडमेंट, और एक रूल्स में ला सकते हैं अमेंडमेंट। सही तो है, 2 चीजें तो पढ़ी। तो या तो एक्ट में अमेंडमेंट लाने की इच्छा है या रूल्स में। जैसे सपोज आपको डेट ही बढ़ानी है रिटर्न फाइल करने की, अब क्या करोगे? एक्ट में तो लिख जाता 31 जुलाई, लेकिन कोरोना आ गया, डेट बढ़ाने की इच्छा है, भाई नोटिफिकेशन इशू कर दो। अब अगर अमेंडमेंट लाना है तो आप नोटिफिकेशन का यूज कर सकते हो। इशूड बाय, बोलो एक्ट में अमेंडमेंट है तो कौन लाएगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी। रूल्स में अमेंडमेंट है तो सर सीबीडीटी इशू कर देगी। एक्ट में अमेंडमेंट करना है, गवर्नमेंट इशू करेगी। रूल्स में अमेंडमेंट करना है तो सर रूल्स लाया कौन था? सीबीडीटी। तो अमेंडमेंट भी कौन करेगा? सर सीबीडीटी। सिंपल। बाइंडिंग सर दोनों पे ही होंगे, एक पे बाइंड होंगे तो लफड़ा हो जाएगा। बाइंडिंग ऑन बोथ दी डिपार्टमेंट एंड दी जनता एंड द असेसी एंड द पब्लिक। बोलो मालिक। ये है नोटिफिकेशन, जिसको बेस बना के कई बार हम कोर्ट में केस लगा देते हैं। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सर्क्यूलर्स। सर्क्यूलर का वर्ड बना कहां से यार? सर्क्यूलर वर्ड बना सर्क्यूलेशन से, है ना। हम बोलते हैं हमारे बॉडी में क्या क्या दौड़ रहा है ना, हमारी बॉडी के अंदर क्या सर्क्यूलेट हो रहा है। क्या मेरी बॉडी में तो ब्लड है भैया, तुम्हारे इसमें दारू हो तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ जरा सी चिमटी खोलोगे तो ब्लड की जगह मालूम पड़ा पई ऐसी बिल्कुल दारू की एक धार निकल गई। मेरी बॉडी में तो ब्लड ही है। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। तो क्या सर्क्यूलेट हो? सर्क्यूलेट मतलब जो चारों तरफ घूमे। सिंपल भाषा तो यही है, जैसे कि न्यूज़पेपर के लिए वर्ड यूज किया जाता है सर्क्यूलेट। सर्क्यूलर ला क्यों रहे हैं, पहले पर्पस समझ लो तो आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा।
सर्कुलर लाया जाता है, लिखो, टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। लिखो भैया, टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। क्या होता है सर? अरे बता रहा हूं ना मालिक, है ना, पढ़ो। मान लो कि गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना दिया, सेक्शन नंबर अपना है सपोज 10, उस पर डिपार्टमेंट कुछ और सोच रहा है, जनता कुछ और सोच रही है, कि इसका मीनिंग तो ये है। अब दोनों लोग अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं, उस इंटरप्रिटेशन में अलग अलग जा रहा है। तो सीबीडीटी क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी, उसका ध्यान गया, अरे इस सेक्शन में जनता और डिपार्टमेंट फोकट ही लड़ रहे हैं, रुको रुको, हम तुम्हारा ये मामला सुलझा देते हैं, हम इस पर क्लैरिफिकेशन इशू कर देते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, वो तुम दोनों समझ लेना। तो भैया उन्होंने क्लैरिटी इशू कर दी ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसी तरह यूनिफॉर्मिटी क्या होती है? सेक्शन 10 को ही लेके मान लो इनकम टैक्स का इंदौर का कमिश्नर कुछ और डिसीजन दे रहा है और कैलकाटा का कमिश्नर कुछ और डिसीजन दे रहा है, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर ही दो अलग अलग व्यू हो गए। एक ही सेक्शन पे डिपार्टमेंट का एक कमिश्नर कुछ और बोल रहा है, दूसरा कमिश्नर कुछ और बोल रहा है, फिर ऐसे में तो गफलत हो जाएगी, बहुत कंफ्यूजन होगा, किसका व्यू फॉलो करें। तो फिर सीबीडीटी बीच मैदान में आएगा और बोलेगा रुको रुको, हम सर्कुलर इशू करते हैं, इसका मीनिंग क्लियर करते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं ताकि पूरे देश में सब चीजें एक जैसी चले। आईसीएसआई सर्कुलर ला सकता है, बिल्कुल सर, क्यों नहीं ला सकता? अभी कोरोना के समय एग्जाम पोस्टपोन करनी है, एग्जाम के सेंटर बदलने, तो इसके सर्कुलर आएंगे ना भाई, ताकि लोगों के कंफ्यूजन दूर होते जाए। सर्कुलर लाए जाते हैं टू ब्रिंग द क्लैरिटी, मेन तो ये क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए लाए जाते हैं। कौन लाएगा सर? ये लाएगी सीबीडीटी, क्योंकि वही इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो वही बताएंगे यार, वही बताएंगे कि क्या क्या सर्कुलर्स हैं। बोलो भैया, ठीक। सर्कुलर के लिए क्या कोई मैजिकल वर्ड होगा? नहीं। उससे हम डिस्कशन कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा अंतर अब हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सीबीडीटी ला रही है सर्कुलर, है ना भैया। ये सर्कुलर क्यों लाए जा रहे हैं? तो हमने बोला सर क्लैरिफिकेशंस के लिए, मेन तो क्लैरिफिकेशंस के लिए लाते हैं ये लोग, है ना। अब मान लो ये है अपन जनता, अपना नाम है पपलू, और ये है अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अपने के इन दोनों के बीच में अगर अपने बीच में कोई डिस्कशन, कोई डिस्प्यूट हो जाए, हम एक ही सेक्शन को लेके कंफ्यूज हो गए, तो हम चाहते हैं भाई सीबीडीटी इस पर क्लैरिफिकेशन इशू कर दे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये क्लैरिफिकेशन जो लेके आए हैं वो किस पर बाइंडिंग होगा? अभी तक हम बोल रहे थे कि हर चीज दोनों पे बाइंडिंग होगी, लेकिन क्या सर्कुलर पपलू पे बाइंड होगा? हाँ सर, होना तो चाहिए, लॉ की चीज है, हाईएस्ट अथॉरिटी लेके आ रही है, लेकिन एक लोचा है मालिक, अगर दोनों पे आप बाइंडिंग कर दोगे तो ध्यान से सुनना। किसी मैटर को लेके इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी को फोन करा कि काम करो, इस सेक्शन को लेके है ना बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, तो आप इस सेक्शन का मीनिंग वही बता दो जो हम चाह रहे हैं। सीबीडीटी ने बोला ओके। इससे क्या होगा सर? डिपार्टमेंट जीत जाएगा। डिपार्टमेंट जीत जाएगा तो क्या आएगा सर? डिपार्टमेंट के पास टैक्स आएगा। सीबीडीटी खुश है। तो सीबीडीटी जानबूझ के भी क्या उस सेक्शन का गलत क्लैरिफिकेशन दे सकती है? सर डाउट तो है, क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी अपने डिपार्टमेंट का साथ देगी सबसे पहले तो। इसीलिए क्या बोला गया, सुनो, सर्कुलर लाया क्लैरिफिकेशन के लिए जाता है, लेकिन बाइंडिंग वो दोनों पर हो ये जरूरी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे बाइंड है, यस। क्या पपलू बाइंड होगा? सर हो भी सकता है, मे बी और मे नॉट बी, यस और नो, दोनों आंसर हो सकते हैं। इसीलिए बॉस सर्कुलर लाए जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द एसएसी। ये पपलू के बेनिफिट के लिए ही लाए जाएंगे, जनता के बेनिफिट के लिए ही सीबीडीटी सर्कुलर इशू करती है 99%। कोई 1-8% ही होता है जब सीबीडीटी जनता के खिलाफ जाके कोई सर्कुलर इशू करती है, इसीलिए डिस्प्यूट अराइज नहीं होता। लेकिन आपसे कोई पूछे कि सर्कुलर बाइंडिंग क्यों नहीं है पपलू के ऊपर, तो आप बोलना सर ये क्लैरिफिकेशन है, ये जानबूझ के क्लैरिफिकेशन इन्होंने डिपार्टमेंट के हिसाब से दे दिया। तो मालिक ऐसा ना हो कि सीबीडीटी जानबूझ के अपने ही डिपार्टमेंट का साथ दे, इसीलिए हम बोल रहे हैं इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट नॉट ऑन असेसी। लेकिन क्या असेसी फायदा उठा सकता है? यस, है ना। लिखो डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग है, नॉट ऑन पर्सन या नॉट ऑन असेसी, नॉट ऑन पब्लिक, है ना। अब क्या हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसे तो फिर सर्कुलर का कोई पर्पज ही नहीं होगा, तो फिर उनको बोलना पड़ा कि हाउएवर असेसी या जनता अपने आप को बाइंड कर सकती है अगर वो उसके बेनिफिट के लिए है। फायदा हो रहा है बाइंड हो जाओ, फायदा नहीं हो रहा है मत बाइंड हो। आप चाहो तो चैलेंज कर दो कि ये सर्कुलर गलत है, तो लिखो हाउएवर, लिखो हाउएवर पब्लिक कैन टेक द बेनिफिशियल सर्कुलर। जो फायदेमंद सर्कुलर है, जो आपको हेल्प करता है, आपका टैक्स कम करता है, आप वो वाला सर्कुलर एक्सेप्ट कर सकते हो। तो लिखो हाउएवर पब्लिक कैन टेक द
बेनिफिशियल सर्क्यूलर, जो उसके फायदे के लिए वो ऑप्ट कर ले, जो नहीं है ना मना कर दे। तो वैसे 99% मैंने बोला ना, सीबीडीटी हमारे फेवर के ही क्लैरिफिकेशंस लाती, ताकि डिस्प्यूट को कम करना है, डिस्प्यूट को बढ़ाना नहीं है। आप जिस अथॉरिटी के पास बोलने गए लो ये समझा दो, उसने ऐसा समझाया कि अपन को फिर कोर्ट जाना पड़ गया, तो अपन बोलेंगे हे भगवान इसके पास गई क्यों थे, तो कोर्ट ही चले जाते। ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो सीबीडीटी सर्कुलर इशू करती है दैट इज ऑलवेज मोस्टली इन द बेनिफिट ऑफ असेसी, इन द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। आखिरी चीज जो है वो है सर इतने सारे ये हमने सर्कुलर, नोटिफिकेशन, एक्ट, रूल्स बना दिए, लड़ते लड़ते जाना कहाँ है? मैदान में, कुरुक्षेत्र में, कोर्ट में। तो आखिरी चीज जो हम पे बाइंडिंग होती है वो है डिसीजंस बाय द कोर्ट। हमारे यहाँ हाईएस्ट कोर्ट किसको माना गया सर? सुप्रीम कोर्ट को। क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, जिनको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में केस लॉज, क्या वो हम पे बाइंडिंग है? क्या आपके और मेरे झगड़े में क्या हम इन केस लॉज की मदद ले सकते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं? सर बिल्कुल, अपन पढ़ते हैं ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सबसे फेवरेट केस लॉ, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड। वही बात यहां पर भी अप्लाई होती है। तो जुडिशियल डिसीजन में बोलो, डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट क्या बन जाते हैं सर? ये जुडिशियल प्रेसिडेंट हो जाते हैं ना, ये माना जाता है कि ये फाइनल निर्णय है। और बाइंडिंग ऑन बोलो, बाइंडिंग ऑन बोलो होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष पे, पूरे देश पे, एज इट इज, सब जगह पर, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स पर, सारे लोगों पर एक जैसा बाइंडिंग होगा। ध्यान रखिएगा ये बात। तो इट इज बाइंडिंग ऑन द होल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कौन कौन बाइंड होगा? सर सारी कोर्ट्स भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मानेगी, बिल्कुल। सर सारी ट्रिब्यूनल्स भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाइंड होंगी, लिख लो ट्रिब्यूनल्स। पूरा डिपार्टमेंट भी बाइंड होगा, और साथ ही साथ पूरी पब्लिक या जनता बोल लो आप, पूरा पब्लिक भी बाइंड होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मालिक पूरे भारत पे एक जैसा सभी के लिए इक्वालिटी के साथ लगाया जाता है, और कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो उनको मानना ही पड़ेगा। दूसरा आता है डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। जैसे कि किसी डिस्प्यूट में मान लो इंदौर हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ और है और कैलकाटा हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ और है, मुद्दा एक ही है, मैटर तो सेम था, दो अलग अलग लोगों ने लगाया था। इंदौर में केस एक्स ने लगाया था, कैलकाटा में केस वाई ने लगाया था। कैलकाटा हाई कोर्ट में वाई हार गया, लेकिन इंदौर हाई कोर्ट में एक्स जीत गया। अब मुद्दा क्या है सर? मुद्दा यह है कि इंदौर हाई कोर्ट अलग डिसीजन दे रहा, कैलकाटा हाई कोर्ट अलग डिसीजन दे रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो पूरे भारत पे एक जैसे लगते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजंस का क्या करें? सर हाई कोर्ट के डिसीजंस उसी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लगेंगे। मतलब इंदौर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैलकाटा नहीं है और कैलकाटा का इंदौर नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट कैलकाटा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। तो कहने का सेंस सब अपने अपने वाले इलाके में डिसीजन को अप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये लाइन कि डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द public covered under that jurisdiction, public covered under that jurisdiction। हिंदी में जुरिस्डिक्शन को बोलते हैं मालिक न्याय क्षेत्र। मान लो इंदौर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एमपी है, तो डिसीजन सिर्फ एमपी के लोगों के लिए ही अप्लाई होगा। अगर मुंबई हाई कोर्ट का डिसीजन सिर्फ मुंबई वालों के लिए ही है और किसी सिटी के लिए भी नहीं है, तो फिर वो वहीं पर अप्लाई होगा, वो किसी और हाई कोर्ट में उनके जुरिस्डिक्शन में अप्लाई नहीं होगा। तो हिंदी में एक लाइन लिख लो, हिंदी में एक लाइन लिख लो, सबका अपना अपना एरिया होगा। हिंदी में लिख लो एक लाइन, अपने अपने एरिया में, अपने अपने एरिया में आप ये डिसीजन अप्लाई कर सकते हो। जबकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का तो पूरे भारत पे लगा, होल ऑफ इंडिया पे एज इट इज लगा। तो ध्यान रखना, एक लाइन और लिखो, इट कैन नॉट बाइंड अनदर हाई कोर्ट, इट कैन नॉट बाइंड अनदर हाई कोर्ट। तो ये बॉस बेसिक जानकारी है जुडिशियल डिसीजंस की। जब भी कोई केस लॉ पढ़ो देखना उसमें एससी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है पूरे भारत पे लगेगा, किसी हाई कोर्ट का डिसीजन है तो वो पूरे भारत पे अप्लाई नहीं होगा। ये एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है, टिक कर ले मालिक। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, जिनको बेस बना के अब हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, जिनको बेस बना के हम इनकम टैक्स लॉ को स्टडी कर सकते हैं। बोलो कंपोनेंट्स एक बार और सर। सबसे पहले एक्ट आए दो, एक इनकम टैक्स एक्ट, एक फाइनेंस एक्ट। फिर एक्ट को सपोर्ट करने के लिए लाए रूल्स, रूल्स को कई बार क्लैरिफाई करना रहता है या एक्ट को क्लैरिफाई करना रहता है, तो उसके लिए लाते हैं सर्कुलर, नोटिफिकेशंस और डिसीजंस बाय कोर्ट। इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थे एलिमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। और आखिरी एक छोटा सा एमसीक्यू जो एग्जाम में आपके मॉड्यूल से आता है, ध्यान रखिएगा ये मॉड्यूल का पार्ट है, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल कैसे एक्ट तक पहुंचता है? तो देखो सबसे पहली स्टेप बोलो सर, फाइनेंस बिल जो है प्रेजेंट किया जाता है कहाँ पर? लिखो प्रेजेंटेड बाय
फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। ये रख दिया हमने पार्लियामेंट में, बिल को रखा है, अभी एक्ट नहीं रखा है मालिक, ये बिल प्रेजेंट हो गया कहाँ पर, पार्लियामेंट में। फिर आपसे मांगे जाते हैं इस पे रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस, जनता से, विपक्ष से, जिसको राय देनी हो दो भैया, और अपने यहाँ तो राय देने में सभी की मास्टरी है, तो जिसको भी देना हो दो भैया, सभी राय चंद है अपने यहाँ, भली समझ पड़े या नहीं पड़े, है ना। तो रिकमेंडेशंस और सजेशंस सभी लोगों के इनवाइट किए जाते हैं, फिर ये पार्लियामेंट में अप्रूव किया जाता है, जो भी सजेशंस अच्छे हों इनको इनकॉर्पोरेट किया और अपन ने पार्लियामेंट में अप्रूवल करवा लिया इसका। फिर इसको बिल से एक्ट बनाना है, तो भैया अपने महामहिम जो हैं कौन है, प्रेसिडेंट जी, इन प्रेसिडेंट्स आपके पास आप अप्रूवल के लिए भेजते हो, और ये बिल जैसे अप्रूवल पे जाता है, असेंट पे जाता है, बिल कन्वर्ट हो जाता है 5th स्टेप में, कहाँ पर बिल बन गया है हमारा एक्ट, ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट। तो ध्यान रखिएगा मालिक, अब जब भी बजट आए बहुत आराम से सुनना है ना, फरवरी का महीना बता ही दिया क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा 5 स्टेप में हम एक बिल को एक्ट तक पहुंचाते हैं। ये छोटा सा आपके नॉलेज के लिए था, कई बार इस पे भी एमसीक्यू आता है, छोटा सा किसी भी वर्ड पे वो एमसीक्यू बना सकते हैं, इसीलिए मैंने ओवरव्यू रखा, क्योंकि ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है ICSI ने, तो ये ज़रूरी था पढ़ना। तो ये 2 एलिमेंट हमने खत्म किए कि कैसे एक इनकम टैक्स लॉ फ्रेम हुआ, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे एक बिल एक्ट तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है कि पापा कैसे टैक्स देंगे, पापा कैसे इनकम को काउंट करेंगे, उसको समझने के लिए हमको इनकम वर्ड को समझना पड़ेगा। 3 अलग अलग वर्ड है इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स और एक्ट, इनकम में किसको शामिल करें और किसको शामिल नहीं करें, सर कैसे समझेंगे, क्या चीज़ इनकम आएगी, ये कैसे काउंट करें, क्योंकि इनकम कमाने के जो हैं हज़ारों लाखों तरीके हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप उनको वॉच कीजिएगा और बताइएगा किसको इनकम माने और किसको नहीं। ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कि आप दिमाग लगाना शुरू करोगे इनकम काउंट कैसे होगी। लाइए पहला क्वेश्चन, इनकम समझने से पहले बस आखिरी एक चीज़ और, जब भी फाइनेंस बिल आएगा या बजट आएगा या एक्ट बनेगा फाइनेंस एक्ट, वो इफेक्टिव कब से होगा। जैसे आपके केस में देखो कि अगर फाइनेंस एक्ट आया था कौन सा वाला, 2020 वाला, जो कि 1 फरवरी को आया था, तो ये अमेंडमेंट्स लाता है, ये हमने देखा, चाहे डायरेक्ट टैक्स में हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स में हो। तो ये अप्लीकेबल कब से होंगे सर, ये बजट आया कब के लिए, सर अगर 1 फरवरी 2020 का बजट है तो ऑब्वियसली वो 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए आया होगा। वेरी गुड। तो फिर डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट अप्लाई कब से होंगे, कब से वो अप्लीकेबल होगा बजट, सर 1 अप्रैल से ही होना चाहिए सर। बहुत बढ़िया आंसर है मालिक। तो देखिए पेज नंबर 4 पे ये इफेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट्स दे रखी कि अगर फाइनेंस बिल आता है तो डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स कब से अप्लीकेबल होते हैं, तो लिखो फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से अमेंडमेंट्स अप्लाई होंगे। कौन सा बिल, सर 2020 की बात कर रहे हैं अभी तो अपन। 2020 का अमेंडमेंट अप्लीकेबल कब से होगा, सर बजट आया था अगले साल के लिए तो अगले साल से करेंगे। लेकिन दोस्तों ये आपके मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये एमसीक्यू कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं वो, कि इनडायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स की अप्लीकेबिलिटी कब से होगी। ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट जो है तुरंत अप्लाई होता है फ्रॉम द मिडनाइट, मतलब उसी रात से, जैसी बजट आया उसी दिन से अप्लाई, अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे से, मिडनाइट रात को 12 बजे होती है। तो ध्यान रखिएगा रात के 12 बजे से वो सारे अमेंडमेंट अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, मिडनाइट से ही अमेंडमेंट इमीडिएट इफेक्ट से लगते हैं। तो मुझे बताओ बड़ा अंतर क्या है, सर अगर फरवरी में बजट आया तो वो डीटी के केस में, डायरेक्ट टैक्सेस के केस में तो 1 अप्रैल से अप्लीकेबल होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में तुरंत अगले ही दिन से अप्लीकेबल हो जाता है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना बजट के अमेंडमेंट्स की अप्लीकेबिलिटी का। तो डायरेक्ट टैक्स में तो आराम से कर रहे हैं वो क्योंकि अगले साल के लिए, इनडायरेक्ट में गुड्स और सर्विस का मामला है मालिक, तो तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से मिडनाइट से ही ये प्रोविजंस अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात भी अपने दिमाग में बैठाना। अब आते हैं कि इनकम के कितने वेरिएंट, कितने टाइप हो सकते हैं, लाइए चेक करते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम कि इनकम किस तरह से हम सोचेंगे, इनकम किसको मानी जाए, क्योंकि अपना तो एक्ट का नाम ही इनकम टैक्स एक्ट है। जब तक इनकम नहीं होगी हम टैक्स कैसे लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ मालिक, ध्यान से सुनिएगा और दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, और ये जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला, मान लो विराट कोहली ने है ना क्या जीता, मैन ऑफ द मैच, कहाँ पर, सर इंग्लैंड में, है ना, और उसको वहां पे मिला $1 लाख का चेक, $1 लाख। अब विराट कोहली आया इंडिया, मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा, इनकम टैक्स वाला बोल रहा भैया इस पे टैक्स दे दो ना, है ना, अनुष्का जी भाभी जी प्रणाम, टैक्स दे दो ना। क्या करें, विराट बोल रहा है नो ये तो मैंने वहां पे अर्न किया, कहाँ पे, आउट ऑफ इंडिया, और आपका एक्ट तो सिर्फ इंडिया में ही लगता है, ये तो मैंने इंग्लैंड में कमाया, इस पे इंडिया में क्यों टैक्स दूं।
पहला क्वेश्चन, क्या इसको इनकम माना जाए? क्योंकि जब तक इनकम नहीं मानेंगे विराट की कि ये इनकम है तो टैक्स कैसे लोगे? तो वो पूछ रहा है नहीं नहीं ये तो मैंने इंडिया में कमाया ही नहीं, आप इसको इनकम मान ही नहीं सकते हो, तो फिर टैक्स का मुद्दा ही कहाँ से आया? सोचना है, अभी आंसर नहीं चाहिए मुझे, सोचो। दूसरा केस इसी तरह उल्टा हो सकता है, कोई इंग्लैंड का प्लेयर मुंबई में मैन ऑफ द मैच जीते तो बोलो भैया सर मुंबई में या इंदौर में मैन ऑफ द मैच जीते तो क्या होगा? सर उसको अपन ने पैसे दिए ₹5 लाख, अब क्या करोगे? इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी भैया टैक्स लगेगा, ये तो भारत की धरती पे कमाया तूने। वो बोलेगा नो आई रिसाइड इन इंग्लैंड यू नो, हमने आप लोगों पर राज किया था यू नो। अपन बोलेंगे हीरो टैक्स दे के जा, यहाँ पे तूने कमाया तो यहीं पे है ना, ये तो इंडिया की इनकम है। वो बोल रहा है लेकिन मैं तो बाहर का हूँ ना भाई, और तुम तो बोलते हो भगवान है मेहमान हमारा। कहाँ हो भगवान, तुम तो टैक्स मांग रहे हो मेरे से। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मालिक ध्यान से सुनिएगा, पापा ने मम्मी को 50,000 रुपीज़ दिए कि ये घर खर्च का आप अमाउंट रख लो, हर महीने इसको यूज़ करना। मम्मी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मम्मी ने भले ही इकोनॉमिक्स पढ़ा या नहीं पढ़ा हो, CS क्या हो नहीं क्या हो, लेकिन मम्मी के इकोनॉमिक फंडे बहुत क्लियर है। मम्मी सुपर सेवर मम्मी है अपनी, हमेशा पैसे बचा ही लेती है कहीं ना कहीं से। और ये जो जादू की पोटली है ना बचत वाली छोटी छोटी सी, ये कब खुलती है? जब अपने को इमरजेंसी हो। मम्मी हर महीने 10,000 रुपये बचा लेती है इसमें से कैसे भी, और घर चला लेती है आराम से 40,000 रुपीज़ में। और ये जो जादू की पोटली है 10,000 की, आपके मेरे बहुत काम आती थी। पिकनिक जाना है, पापा ने तो मना कर दिया कि पैसे नहीं है, नहीं भेजना मेरे को। फिर अपन धीरे से मम्मी को मक्खन लगाते थे, मम्मी बोलती थी अच्छा जा जा मैं संभाल लूंगी पापा को, तो जा। पैसे मम्मी की जादू की पोटली में से आते हैं। ऐसे करते करते मम्मी ने 10,000 रुपये महीना सेव करके 12 महीने 1,20,000 सेव कर लिया। मम्मी की से 1,20,000 की छोटी सी सेविंग पे इनकम टैक्स वाले की दृष्टि पड़ गई कि ओहो 1,20,000 कमाए आपने, अब आप इस पर टैक्स दे दो। मम्मी बोल रही है मैंने कहाँ कमाए, जो पैसे मिले तो उसमें से मैंने बचाए, ये तो मेरी सेविंग है, ये मैंने अर्न थोड़ी ना किए। इनकम टैक्स वाला बोल रहा नहीं 10,000 रुपये आपके पास बच गए, मतलब इनकम है ये तो। अरे यार ये भी लोचा है, समझ नहीं पड़ रही है सेविंग है कि इनकम है। इनकम है तो टैक्स लग जाएगा, सेविंग है तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये हर घर में मम्मी जो है पैसे तो सेव करती ही करती है। फोर्थ क्वेश्चन मेरा आपसे मालिक इसी तरह एक और कि किसको इनकम माना जाए। ये है अपना मुन्ना। मुन्ना बहुत ज़बरदस्त लड़का है, उम्र कितनी है इसकी? 10 साल है भाई अभी तो। 10 साल का था ना जब ये, तो ये कंचे खेल रहा था, निशाने लगा रहा था बिल्कुल, और आंख बंद करके भी निशाना लगाता था ना, तो इसका निशाना बिल्कुल सही लगता था। किसी बड़े आदमी ने इसको देख लिया कि इसका तो ज़बरदस्त निशाना लगता है आंख बंद करके भी। उसने उसके सिर पे हाथ रखा, बोले चल मेरे साथ तेरा जीवन बना दूंगा, तेरी लाइफ बदल दूंगा। पर जिसने हाथ रखा वो था दाऊद। तो सही गाइडेंस भी बहुत जरूरी है मालिक। दाऊद ने हाथ रख दिया तो ये मुन्ना जो है मुन्ना भाई हो गए, है ना। और जैसे जैसे बड़े होते गए ये तो सुपारी लेने लग गए, है ना, ये तो मर्डर करने लग गया यार, सुपारी लेने लग गया। और रेट भी फिक्स कर दिया भाई ने, बोले 5 लाख रुपए पर मर्डर। और तो और होशियार, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, GST इंक्लूसिव ऐसा बोल रहा है, इसमें GST भी शामिल है, 5 लाख में अलग से कुछ नहीं। और बोले कभी कभी मैं बोनस ऑफर भी दे देता हूँ दिवाली के समय, एक पे एक फ्री, 2 मर्डर। साल भर में बोले सिर्फ 10 करता हूँ, ज़्यादा लालच है नहीं, 50 लाख रुपए कमाता हूँ। अब बोलो मुन्ना भाई तो मर्डर करके, मतलब इलीगल तरीके से क्राइम कर करके पैसा कमा रहे, क्या इसको हम 50 लाख को इनकम माने? और क्या हम इस इनकम पे इनकम टैक्स लेना पसंद करेंगे कि नहीं सर ये तो खून की कमाई है, खून पसीने की कमाई नहीं है, खून की कमाई है ये तो, क्या इस पे हम टैक्स लेना चाहेंगे? ये हमको सोचना है। इसी तरह मुन्ना की तरह एक और बंदा था, वो था पपलू। पपलू तो इसका घर का नाम था। पपलू की एक आदत बड़ी खतरनाक थी यार। ये जब 10 साल का था तो भी क्लास में बैठे तो शर्त लगा ले पड़ोसी से, देख आज मैडम टाइम से नहीं आएगी, लगी 10-10 की। देख आज पिंकी अब्सेंट होगी, लगी 10-10 की। देख है ना वो मोनू का और टोनू का दोनों का अफेयर चल रहा है रिंकी चिंकी के साथ, लगी 10-10 की। भाई दिन भर ही शर्त लगाता रहता था। लोगों ने धीरे धीरे इसका नाम ही रख दिया बेटिंग राजा, कि ये तो दिन भर ही बेटिंग करता है। इसने बड़ा होने के बाद बोला मैं तो यही प्रोफेशन चुनूंगा, काहे की पढ़ाई, कौन सा CS, अपन तो शर्त लगाओ, 10 बार में से 2 बार तो जीत ही जाते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगा ली भाई ने। अब ये बेटिंग राजा साल भर में 10 लाख रुपए कमा रहा, आपको अखरी साला शर्त लगा लगा के कमा रहा, अपन पढ़ लिख के इतनी मेहनत के बाद कमाते हैं। बेटिंग राजा की इनकम क्या करें सर, ये तो सट्टे जैसी इनकम है, कभी सट्टा भी खेल लेता है IPL का ये, कभी बैटिंग जो कि वेजर मानी जाती थी, याद करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा है तो उसमें इसको वेजरिंग माना जाता है, बैटिंग को, गैम्बलिंग को, और वेजरिंग ट्रांजेक्शन तो वॉइड होते हैं। अब क्या करें साहब, पर इनकम तो है 10 लाख की, क्या करें? क्या पपलू के इस 10 लाख को हम इनकम माने या मना कर दें कि ये तो वेजरिंग है, वॉइड है, ये तो इलीगल तरीके से भी कमा लेता है?
क्या किया जाए ये अपने को सोचना है। इसी तरह एक और किस्सा भैया एक और केस देखते हैं इसी तरह 6 के। सपोज टोनू का बर्थ हुआ। टोनू बहुत छोटा सा बच्चा है अभी, तो उसको बर्थ हुए आधी घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन उसके दादा दादी ने उसको 5 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है मालिक, बोलते हैं ऐसा लोग। उसको टोनू को तो बहुत जबरदस्त आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद के साथ साथ भैया उसके ग्रैंडफादर ने, उसके दादाजी ने जो है 5 लाख रुपए का गिफ्ट भी दे दिया। अब टोनू के पापा ने बोला क्या करें इस पैसे का, तो उन्होंने एफडी करा दी और इस एफडी पे आया इंटरेस्ट। क्वेश्चन है टोनू को इंटरेस्ट आया 50,000। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, इनकम टैक्स वाला पहुंच गया पपलू उसके पास। पपलू बोल रहा है मिस्टर टोनू पे द टैक्स। टोनू जो कि अभी सिर्फ 1 साल का ही हुआ है ना, उससे आप बोल रहे हो कि लो इनकम टैक्स दो। टैक्स देना आता है, ऐसा इनकम टैक्स वाला पूछ रहा है। टोनू बोल रहा है मेरे को सिर्फ सूसू करना आती है, मेरे को कोई टैक्स वैक्स देना नहीं आता। क्या इस बच्चे की इस 50,000 की इनकम पे बच्चा टैक्स दे पाएगा? सर माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होता है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। क्या उसके पेरेंट्स टैक्स देंगे? ये क्वेश्चन है। इसी तरह से सपोज आप केबीसी में गए, आप अपनी स्किल के दम पर वहां पर कुछ जीत के आए। आप डीआईडी में गए, आप इंडियन आइडल में गए, है ना। इंडियन आइडल में जाके मान लो आपने जो है कोई इनाम जीता 50 लाख रुपए। इंडियन आइडल के फाइनल राउंड में पहुंच के आपने फाइनली कंपटीशन जीत लिया। आखिरी गाना था अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। आहा मजा आ गया, मजा आ गया। लोगों ने ताली बजा दी और नेहा कक्कड़ तो रोने ही लग गई और आपको 50 लाख रुपए दे दिए। मालिक आप हो अभी मान लो 16 साल के, यू आर अ माइनर। अब क्या करें? इस पैसे पे आप टैक्स दोगे या कोई और, या दोगे ही नहीं, ये हमको सोचना है। इसी तरह आपने एग्जाम दी मालिक CACET, है ना। CACET एग्जाम देते समय आप भगवान के मंदिर गए। आप मंदिर गए और आपने मन्नत मान ली कि हे भगवान मेरे को पास करा देना, तो प्लीज़ मैं 100 रुपये और एक नारियल चढ़ाऊंगा। ऐसा आपने कुछ मन्नत ले ली भैया, है ना, एक नारियल की और एक 100 रुपये की। भगवान बेचारे भोलेनाथ आपकी भोली भोली बातों में आ गए। एक तरह से आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं ये करूंगा तो आप ऐसा कर देना। बेसिकली ये श्रद्धा भक्ति तो थी नहीं, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट था। भगवान ने बोला ओके तथास्तु। भगवान ने पास करा दिया। आप CACET ये 100 रुपये चढ़ाने गए पास करने के बाद, CACET पास करने के बाद क्या भगवान की इनकम हो गई। और इनकम टैक्स वाला वहां पे दीवार पे चिपका के आ गया नोटिस। भगवान के मंदिर के बाहर हाथ जोड़े और चिपका दिया कि हे भगवान कल सुबह आ जाना मीटिंग में, ये नोटिस है कि आपने इनकम पे टैक्स नहीं भरा। भोलेनाथ बोल रहे हैं अच्छा चलो इसको ऊपर ही बुला लेता हूँ, यहीं बैठ के मीटिंग कर लेंगे। क्या भगवान को इस तरह से मंदिर को, मस्जिद को या चर्च को या गुरुद्वारे को जो दान आता है, दक्षिणा आती है, उसका क्या करना है मालिक? क्या उसको इनकम मानकर टैक्स लिया जाए या छोड़ दिया जाए? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह एक और केस, बहुत आखिरी केस पूछ रहा हूं मैं आपसे अभी। आप जब कार में बैठे रहते हो नॉर्मली, किसी भी चौराहे पे अगर आप कार में हो, तो कोई ना कोई यार बेगर आ जाता है, अपने से भीख वगैरह दान वगैरह मांगता है। थोड़ा सा ऑड भी लगता है, अपने को दे नहीं दे अपन ये भी डिसाइड नहीं कर पाते। मंदिर के बाहर ही मान लो बेगर बैठे रहते हैं, है ना। मंदिर के बाहर ही बेगर बैठे रहते हैं। आपको चढ़ाने थे मान लो 100 रुपये और आपकी जेब में थे 500 का नोट। तो आपने सोचा नहीं नहीं भैया 100 की बात हुई है, भगवान से तो 100 ही चढ़ाएंगे। आप मंदिर के बाहर आके खुले करवा रहे हो बेगर से। बेगर से बोल रहे हो भैया खुले हैं क्या? आपको उम्मीद तो कम थी, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया। बेगर ने बोला है ना। उसने 100 के 5 नोट दे दिए, है ना, और 10 रुपये रोक लिए। मतलब टोटल आपको 490 पेमेंट। आप बोल रहे हो 10 रुपये का है कि बोले कमीशन फॉर एक्सचेंज, बैंक भी तो करती है। बेगर इस तरह कमा रहा है या बेगर भीख मांग के कमा रहा है। आपने ज्ञान झाड़ दिया उसको, आपने कमेंट कर दिया अरे क्या तू हट्टा कट्टा। अरे भाई आप अंदर गाड़ी में बैठे हो, आपने ज्ञान झाड़ दिया उसको। अपनी तो आदत है वैसे भी ज्ञान झाड़ने की सभी की। क्या तू ये भीख भीख मांगता, थोड़ा काम वाम करा कर हमारी तरह। बेगर बोल रहा है मेरे पास 2 पोस्ट खाली है, 10 लाख रुपए का पैकेज, आते हो तो कल सुबह से ज्वाइन कर लो। बेगर ने आपको ऑफर दे दिया। अरे आपका दिमाग खराब। बेगर और ज्ञान झाड़ रहा है। बेगर बोल रहा है, वो बंदा बोल रहा है भीख मांगना आसान है क्या? है तो उतरो कार से और मांग के दिखा दो जरा। बेगर ने आपको चैलेंज कर दिया। आपको लग रहा है यार 10 लाख की, बोले 2 पोस्ट खाली है 10-10 लाख की, आते हो तो आ जाओ कल सुबह से। लो भैया बेगर ही आजकल ऑफर दे रहे हैं। बेगर के पास इसका मतलब सफिशिएंट इनकम है। आपने पूछ लिया भैया कितना कमा लेते हो, बोल रहा है 25 लाख रुपए ईयर। आपका दिमाग खराब कि इतना तो किसी कॉर्पोरेट में पैकेज नहीं होता, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े इंजीनियर्स का। वो कमा रहा है। क्या इस भीख को जो वो मांग रहा है, क्या हम इसको इनकम ट्रीट करेंगे कि ये काम नहीं है सर, ये कोई वर्क में थोड़ी नहीं आएगा सर, ये किसी एक्टिविटी में तो नहीं आएगा सर, क्या करेंगे? ये हमको सोचना पड़ेगा। तो इनकम के कितने फॉर्मेट हो सकते हैं। इसी तरह आपने मान लो बाबा रामदेव जो कि आपसे अनुलोम विलोम कराते हैं, आपको अच्छा लगा उनका काम, आपकी हेल्थ अच्छी हुई, आपने पतंजलि ट्रस्ट में दान कर दिया। पतंजलि ट्रस्ट में आपने दान कर दिया। या आपने, सभी लोगों ने नाम सुनी रखा है, अपनी एक सिंगर पलक मुछाल,
उसने अभी रिसेंटली, पलक मुछाल ने रिसेंटली अभी 2200वां ऑपरेशन करवाया, हार्ट सर्जरी करवाई बच्चों की। शी इज़ डूइंग दिस वर्क सिंस शी वॉज 6 और 7 ईयर्स ओल्ड। और वो जितना भी शो करती है उसका पूरा पैसा इसी काम में जाता है। आपको उनका काम अच्छा लगा, वो गाना तो अच्छा गाती है, आपको उनका वर्क भी बहुत अच्छा आया। उसका खुद का मान लो कोई एनजीओ है, आपको लगा मैडम मैं भी इसमें कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूं, तो आपने उस एनजीओ को 5 लाख रुपए का एक चेक दे दिया कि मैडम मेरी तरफ से भी अगली बार किसी बच्चे की मदद करिएगा। क्या एनजीओ को इस तरह बहुत सारी इनकम होती है, चाहे वो पलक मुछाल दे या बहुत सारे दूसरे कॉन्ट्रीब्यूटर्स दें? क्या एनजीओ को इस इनकम पे टैक्स लगाएं कि छोड़ दें कि नहीं नहीं सर वो एनजीओ बच्चों के ऑपरेशन करवा रहा है सर, हार्ट सर्जरी करवा रहा है सर बच्चों की, तो क्या इसको इनकम माना जाए या छोड़ दें? क्या मंदिर में जो इनकम आ रही है उसको इनकम ट्रीट किया जाए या छोड़ दें? इन सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आप आराम से विचार कीजिएगा। मैंने कुछ आपको सोचने का मौका दिया। कल के वीडियो में पढ़ेंगे कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को पापा के लिए इनकम मान सकते हैं। धीरे धीरे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। कल हम पढ़ेंगे कि इंडिया में इनकम टैक्स लिया किससे जाता है, कौन है वो, क्या पापा टैक्स देंगे, क्या मैं टैक्स दूंगा, क्या आप टैक्स देने के लिए लायबल हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। आज इस इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। राधे राधे।